हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 28 जनवरी का जो मॉर्निंग का फर्स्ट शिफ्ट था हमारा, उसके अंदर हम जो फिजिक्स है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आया था, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू अ बैटरी, चार्ज टाइम ग्राफ शोन बिलो फॉर द टू कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड विद देम आर U1 एंड U2 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग टू द ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि देखो दो कैपेसिटर के बारे में दिया है, इनके दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब इफ बोथ हैव द सेम पोटेंशियल, तो जिसका चार्ज ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा है दोनों का C सेम है, तो Q1 इक्वल टू C1V एंड Q2 इक्वल टू C2V। तो यू कैन सी यहाँ पे स्टेडी स्टेट में देख सकते हो किसका चार्ज ज्यादा है यहाँ पे। तो Q1 का जो Q2 यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्राफ जो नीचे वाला है, दिस इज Q2, दिस ग्राफ इज Q2। तो Q2 हमारा ज्यादा है Q1 से, इसका मतलब Q2 इज ग्रेटर देन Q1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C2 इज ग्रेटर देन C1। और जब कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ CV²। अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, Q²/2C। तो जिसका C ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, उसकी एनर्जी भी ज्यादा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब C2 C1 से ज्यादा है और U2 U1 से ज्यादा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the experiment for the measurement of viscosity of given liquid with a ball having radius r, consider the following statement। यहाँ पे हमें viscosity से related दिया हुआ है, 5 स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r विल बी पैराबोला। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक ये उसकी बात कर रहा है जो स्टोक्स लॉ से रिलेटेड होता है। उसमें हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है हमारी, terminal velocity which is equals to 2/9 eta r square g rho minus sigma, जिसमें r जो होता है वो स्फेरिकल बॉडी जो होती है उसका रेडियस होता है, eta कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसके अंदर वो जा रहा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है रो माइनस सिग्मा की कौन सी बॉडी ले रहे हैं हम हिसाब से, बट वन विल बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड अदर विल बी द डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड द रेडियस, तो Vt आपको डायरेक्टली दिख रहा है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, Vt इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो ग्राफ विल बी पैराबोला। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर गिवन लिक्विड। बिल्कुल गलत है, जब रेडियस के प्रोपोर्शनल में है तो डायमीटर के तो जो होंगे सभी की सेम नहीं होगी, तो बी ऑप्शन विल बी रॉन्ग। देन द थर्ड वन विल बी मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लूइड में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर पे ये वेलोसिटी डिपेंड करेगी, बिकॉज विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। देन दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ ए गिवन ऑफ ए लिक्विड। बिल्कुल सही बात है, हम इस एक्सपेरिमेंट से डेंसिटी भी बता सकते हैं कि आप डेंसिटी आपकी जो फ्लूइड की होगी वो क्या होगी। सो दिस इज आल्सो correct। If balls are dropped with some initial speed, then the value of eta will change। Eta does not depends on velocity, eta depends on temperature, nature of fluid, उन पे डिपेंड करता है। वो कभी भी मैकेनिक फिनोमिना लाइक वेलोसिटी इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए, ए, सी एंड डी। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Surface tension arises due to extra energy of the molecule at the interior as compared to the molecule at the surface of a liquid। बिल्कुल नहीं, सरफेस टेंशन जो होती है कोहेसिव नेचर की वजह से होती है, कोहेसिव नेचर फ्लूइड की ज्यादा होती है तो उस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ मोर कोहेसिव फोर्स। इसका फोर्स का कारण होता है ना कि एनर्जी। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। अभी मैंने आपको बोला पिछले क्वेश्चन में, लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, गैस में बढ़ती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया कि लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और विस्कोसिटी आप बोल रहे हो बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं जबकि कम होगी, गैस में बढ़ती है। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा लिखा हुआ है एकदम परफेक्ट कि गैस की जो होती है विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, द ऑनसेट ऑफ द टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। बिल्कुल सही बात है,
रेनॉल्ड नंबर ही वही होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, 2000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन होगा, 2000 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। तो वो हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही है। इन अ स्टडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रीमलाइन इज जस्ट लाइक चींटियाँ चलती हैं, तो स्ट्रीमलाइन में कभी भी दो जो होती हैं लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे ऑप्शन करेक्ट कौन से हो जाएंगे, सी डी एंड ई, विच इज ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट, 3 infinite long wire with linear charge density lambda are placed along the x-axis, y-axis and z-axis respectively. Which of the following denote an equipotential surface? अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बतानी है। 3 लाइंस हैं x में, y में एंड z में। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है किसी भी वायर का अगर y एक्सिस में ले रहा हूँ मैं उसका, तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप आती है, और उसका जो पोटेंशियल किसी r डिस्टेंस पे हम डिफाइन करते हैं वो कितना करते हैं, द पोटेंशियल एट r डिस्टेंस इज v डेल्टा v, v डेल्टा v जो होता है हमारा वो कितना होता है 2k लैम्डा ln r2 बाय r1। अगर हम एक r1 को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वो कितना होता है 2k लैम्डा ln r2 बाई r1, जिसको हम बोलते हैं r2 हमारा r है, r1 हमारा r0 होगा। तो डेल्टा v जो होता है v माइनस वी नॉट, वी नॉट विल बी द पोटेंशियल एट r0। तो यहाँ से v माइनस वी नॉट विल बी इक्वल्स टू 2k लैम्डा ln r बाय r0। ओके, तो यहाँ से v कितना आएगा, v विल बी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 2k लैम्डा ln r बाय r0। और ये जो किसी भी r पॉइंट पे ये सर्कुलर शेप बनाएगा, तो जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन से प्लेन में लाई करेगा, वाई जेड एक्स जेड में, बिकॉज वी आर पुटिंग इन वाई डायरेक्शन। तो इसका मतलब जो इसकी r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो v1 है इसका पोटेंशियल एट पॉइंट r वो कितना होगा, v नॉट प्लस 2k लैम्डा ln r बाय r0। सिमिलरली v2 जो होगा वो कितना होगा 2k लैम्डा ln r, उसमें कितना बन जाएगा, दूसरे के एक्सिस के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर के लिए कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय r0। एंड v1 हमारा कितना था 2k लैम्डा ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय r0 प्लस वी नॉट, क्योंकि हमारा वो डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ v3 विल बी इक्वल्स टू 2k लैम्डा ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय r0 प्लस वी नॉट। ठीक है, तो अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 तीनों का भी जो सम है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 मस्ट बी इक्वल्स टू, तीनों को जोड़ेंगे तो 2k लैम्डा कॉमन, ln आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सब, तो क्या बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर नॉट का क्यूब, विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस 3 वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट। और ये हमारा क्या होना चाहिए, हमें बोला है इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये क्या होना चाहिए कांस्टेंट। इसका मतलब 3 वी नॉट सामने चला जाएगा तो कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारा ये जो टर्म है दिस टर्म शुड आल्सो बी कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट। तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ हेमिस्फेरिकल vessel is completely filled with a liquid of refractive index mu. A small coin is kept at the lowest point of the vessel as shown in figure. Okay, the minimum value of the refractive index of the liquid so that a person can see the point from E. तो हमें बताना है कि पर्सन यहाँ से देख सके। एज यू कैन नो यहाँ से रे ऐसे जाए और उसके बाद वो TIR कर जाए,
तो ये एंगल कितना बनाएगा, इफ दिस इज आर देन दिस विल बी ऑल्सो आर। तो मैं सीधा ये दिखा रहा हूँ पार्ट, लाइट रे ऐसे आए, दिस इज आर दिस इज आर, सो दिस एंगल विल बी 45। तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल के बराबर हो और लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करे, तो क्रिटिकल एंगल का मतलब इसका रिफ्लेक्टेड एन मान लेते हैं, तो एन साइन 45 मस्ट बी इक्वल टू बाहर का कितना है 1 और एंगल विल बी 90, तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 90। So n sin 45 will be 1 by root 2 which is equals to 1. So n equals to root 2. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, root 2 which is option 3. Option 3rd will be our correct answer. Next. A Carnot engine is working between two temperatures 473 Kelvin and 273 Kelvin. In a new two system, engine E1 works between 473 to 373 and engine E2 works between 373 to 273. If N12, N1 and N2 are the efficiency of engine E1, E2 and E1, E2 respectively then. तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो पहला कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी E है और उसका टेम्परेचर कितना है 273 तो है सिंक का एंड सोर्स का है 473। तो यहाँ से इसकी जो एफिशिएंसी हमें गिवन है कितनी है ईटा 12। सो ईटा 12 विल बी इक्वल टू 1 माइनस हमने पढ़ा फॉर्मूला T2 बाय T1। ओके, सो दिस विल बी 200 बाय 473। इसी तरीके से हम ईटा 1 एंड ईटा 2 निकाल लेते हैं। इंजन E1 जिसकी एफिशिएंसी कहाँ से काम कर रहा है 373 से 273, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, दैट ईटा 1 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस के 273 बाय 373 विच इज इक्वल्स टू 100 बाय 373। एंड ईटा 2 जो इंजन 2 है हमारा E2 उसकी कितने पे है 373 and this is 473. So this will be N2 will be equals to 1 minus 373 by 473 which is 100 by 473. आप देख सकते हो ये जस्ट इसका हाफ है, 200 जो है वो 100 by 473 का हाफ है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे दिस इज 373, तो ये N1 प्लस N2 जो है N1 जो है N2 से ज़्यादा है, तो वी कैन से दैट N12 जो होगा वो N1 और N2 के सम से क्या होगा कम, क्योंकि N2 तो एग्जैक्टली N12 का हाफ है बट ये जो N1 है ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ पे 373 है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि N12 जो है हमारा इट इज लेस देन N1 प्लस N2। ठीक है, नेक्स्ट गिव बिलो आर द गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। ठीक है, असर्शन रीजन है अ साउंड वेव हैज हायर स्पीड इन सॉलिड देन गैस। बिल्कुल सही बात है, साउंड वेव की स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि उसका जो यंग मॉड्यूलस होता है सॉलिड में वो क्या होता है ज़्यादा होता है गैस के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन असर्शन इज करेक्ट। गैस हैव हायर वैल्यू बल्क मॉड्यूलस देन सॉलिड, बिल्कुल गलत है। बल्क मॉड्यूलस या यंग मॉड्यूलस, सॉलिड्स में यंग मॉड्यूलस बोलते हैं हम, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है बल्क मॉड्यूलस से। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। सो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स विच इज ऑप्शन 4। तो 4 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फॉर अ पर्टिकुलर आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस विद टेम्परेचर। यहाँ पे इसने रूट मीन स्क्वायर नहीं बोला है, मीन स्क्वायर बोला है। मीन स्क्वायर बोला है इसका मतलब वी हैव टू यूज VRMS का स्क्वायर। VRMS का स्क्वायर होता हमने पढ़ा हुआ है 3RT/m विच मीन्स VRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T। तो हमें मीन स्क्वायर लिखा है, रूट मीन स्क्वायर नहीं लिखा है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। A bead of mass m slide without friction on the wall in a vertical circular hoop of radius r as shown in the figure. The bead moves under the combination of action of gravity and the massless spring key attached to the bottom of the hoop. The equilibrium length of the spring is r. If the bead is released from the top of the hoop with zero initial speed, the velocity of bead when the length of the spring becomes r would be. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें बताना है ये स्प्रिंग अब इसकी नेचुरल लेंथ जो है वो r, उसने बोला था स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाए। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में कब आएगा, जब यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना हो r हो। r का मतलब ये सेंटर से r ये कुछ ऐसा बनेगा, जब ये भी कितना हो r, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r,
तो ये आर 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 ऐसा बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब इस पॉइंट पे होगा तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा, उसकी नेचुरल लेंथ कितनी होगी आर। तो ये एंगल कितना बनेगा 60। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ है, ये डिस्टेंस निकालेंगे। सो दिस इज आर एंड दिस इज आर कोस 60। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये वाला आर प्लस आर कोस 60। तो कितना आएगा आर प्लस आर बाय 2 विच इज इक्वल टू 3r/2। ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, इसका मतलब जो उसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग विच इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस 0। इनिशियली इट इज एट रेस्ट, क्वेश्चन में भूला है। So work done by mg is mgh, h will be equals to r plus r/2 which is 3r/2 plus work done by spring is half kx square, x is r which is kr²। because initially it was stretch था 2r इसकी लेंथ थी, जिसमें से r तो उसकी नेचुरल लेंथ थी, तो उसकी स्ट्रेचिंग कितनी थी x which is equals to r। तो हाफ kr² which is equals to हाफ mv²। तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, m भी डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा 3gr प्लस kr² बाई m विच इज इक्वल टू v²। v निकालेंगे तो रूट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 3rg प्लस kr² बाई m का रूट विच इज ऑप्शन 4। हमने इसमें क्या किया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय स्प्रिंग को हाफ mv² विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट किया है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are the two statement, one is labeled as assertion, okay ठीक है। in a central force field the work done is independent of the path chosen, correct है। वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव, सेंट्रल फील्ड विच बेसिकली दे आर कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव होते हैं उनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन द मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, सही बात है ये भी। जैसे नॉन कंजर्वेटिव जो होते हैं उनका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं जाता है, वो हीट की फॉर्म में लॉस होता है, बट ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। दोनों ही करेक्ट है बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होती है कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा वो सेंट्रल फोर्सेस की वजह से वर्क डन जो होगा, फोर्सेस जो होंगे वो कंजर्वेटिव है, तो उनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट ये नहीं है। तो बोथ आर करेक्ट बट इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो assertion is true, reason is true, but not correct explanation, which is option 2. Next, इसके बाद में अगला है choose the correct nuclear process from the below option। हमें डायरेक्ट ये हम इक्वेशन लिखवाते हैं विच इज़ ऑल्सो इन NCERT एज वेल, और उसके अलावा हम हमारे मॉड्यूल में भी है, और हमने कितनी बार की है इस इक्वेशन को कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में जाता है तो साथ में वो एक बीटा निकालता है। कौन सा बीटा, नेगेटिव निकालता है। ठीक है, बीटा नेगेटिव के साथ हमने पढ़ा हमेशा क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन जब टूटता है प्रोटॉन में तो साथ में निकालता है बीटा पार्टिकल, जिसको हम ई नेगेटिव भी लिखते हैं, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। यही सामने दिख रहा है, ये न्यू बार है विच इज एंटी न्यूट्रिनो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हैज द सेम आउटपुट एज दैट ऑफ द गिवन सर्किट। अब यहाँ पे हमें इसको बूलियन एक्सप्रेशन से सोल्व कर लेते हैं फटाफट कि ये देखो, ये पहले ए और बी बार का एंड गेट है, तो यहाँ से हमारा जो आउटकम आएगा वो क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी का बार। नीचे ए और बी दोनों सीधा जा रहे तो क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और इसके बाद आगे नॉर गेट है, इसका मतलब क्या बनेगा, ए बी का बार प्लस ए बी पूरे का होल बार। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लो लगा लेंगे, तो उससे क्या बनेगा, बार है तो हटा देंगे, तो क्या बनेगा, ए इंटू बी बार के बार पे पूरे पे होल बार मल्टीप्लाई बाय ए बी पे होल बार। यू नो द फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल बार होता है ए बार प्लस बी बार, और इसी तरह से ए प्लस बी का होल बार होता है ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार। अगर बीच में प्लस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई आएगा, और बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ से इसको और खोल देंगे तो क्या बनेगा, अब मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार बार मल्टीप्लाई में ए बार प्लस बी बार। सो इसको और कर लेते हैं, बी डबल बार इज बी ओनली, तो ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस बी बार। सो ए बार मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस
बी मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी बार प्लस ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार। बी मल्टीप्लाई बाय बी बार विल बी 0 और यहाँ से ए बार आपको दिख रहा है कॉमन आ जाएगा, तो ए बार इंटू ए बार ही होता है, तो दिस इज ए बार प्लस ए बार कॉमन, तो बी प्लस बी बार विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज अगेन ये आ जाएगा 1, तो हमारा क्या आएगा ए बार प्लस ए बार, और ए बार प्लस ए बार फिर से क्या होता है ए बार। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है लॉजिक गेट का वो क्या है ए बार मतलब नॉट गेट, ए का नॉट गेट। तो यू कैन सी हेयर ए का नॉट गेट यहाँ पे ऑप्शन 1 में पड़ा है, सो दिस इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। ए बार मतलब ए है तो उसका उल्टा नॉट गेट बनाना था। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये हमने पढ़ा हुआ है कि तीनों ही किस कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, बिकॉज इस पॉइंट को अगर मैं पोटेंशियल ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ, तो इफ दिस इज ए देन दिस विल बी ए एंड इफ दिस इज बी देन दिस विल बी बी। सो ऑल wires are between, all resistance are between AB and AB. So the parallel of three equal resistance will be R by 3. खुद ये कितना है R by 3, तो R by 3 divided by 3 will be equals to R by 9, which is option third will be the our correct answer. Next, a wire of resistance R is bent into an equilateral triangle and identical wire is bent into a square. The ratio of resistance between the 2 points of the edge of the triangle to the square one. ठीक है, एक वायर है, सेम क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी है, ठीक है, देख सकते हो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लियरली सीधा सीधा मॉड्यूल के ही हमारे आ रखे हैं हमारे इसमें जेईई मेंस में। तो इस तरह से ये वायर रेजिस्टेंस आर आ रहा है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल बनाते कितना होगा R by 3 एंड R by 3। इसके इन दो पॉइंट से बताना है, तो दिस विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कितना बनेगा ये 2R by 3। 2R by 3 और R by 3 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका हमारा आंसर आता है 2R by 9। इसी तरीके से R by 4, दिस इज R by 4, R by 4, R by 4, इस एंड से बताना है, तो इन तीनों का किल के कितना बनेगा 3R by 4 और ये हमारा R by 4। सो 3R by 4 एंड R by 4 मिलके जो हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दिस इज 3R by 4 एंड नीचे हमारा ये R by 4, तो इनका रिजल्टेंट बनेगा 3R by 16। तो हमें इनका रेशियो बताना है, सो 2R by 9 डिवाइड बाय 3R by 16, R से R कैंसल, 32 by 27। So 32 by 27 will be our correct answer. ठीक है, next, and the next question is, due to presence of an electromagnetic wave whose electric field present is given by E equal to 100 sin omega t minus kx, a cylinder of length 200 centimeter is hold to certain amount of electromagnetic energy inside it. If another cylinder of the same length but half diameter than previous one holds the same amount of energy, the magnitude of the electric field of the corresponding electromagnet should be modified as। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले जो था वो कितना था, लेंथ तो सेम है बट रेडियस हाफ कर दी। हमें पता है दैट du by dv विच इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, सो दैट du विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dv। पहले जो वॉल्यूम था वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, बाद में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसने क्या बोला लेंथ तो सेम है बट डायमीटर इज हाफ। हाफ करने का मतलब द न्यू वॉल्यूम विल बी पाई आर बाय 2 का स्क्वायर एल। तो हमारा वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 होगा। तो वॉल्यूम 1/4 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा होना पड़ेगा बिकॉज डी यू शुड बी सेम। इसका मतलब यहां से दिख रहा है ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम V1 मस्ट बी इक्वल्स टू ई नॉट 2 स्क्वायर इंटू V2। तो ई नॉट 1 कितना था हमारा, यू कैन सी हियर वैल्यू इज 100, तो 100 स्क्वायर इंटू V1 इज V, इट इज ई नॉट 2 का स्क्वायर इंटू V2 विल बी V by 4। तो हमारा यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है आपको 1/4 वॉल्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई स्क्वायर को 4 टाइम्स होना पड़ेगा, सो ई नॉट शुड बी डबल। तो हमारा आंसर क्या होगा 100 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो V से भी कैंसल, तो 4 इंटू 100 का स्क्वायर will be equal to A naught square, तो A naught will be 400।
400 सॉरी 200, तो 200 का मतलब हमारा कौन सा आंसर होगा, जस्ट डबल हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम 1/4 हुआ है, एनर्जी सेम रखने के लिए वॉल्यूम 1/4 है तो ई नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू 4 टाइम्स होनी चाहिए विच मीन्स ई शुड बी डबल। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is fastened to one end of the massless string having equilibrium length L, whose another end is fixed at O. The whole system is placed on a frictionless horizontal plane and is initially at rest. If uniform electric field is switched on along the x-axis as shown in the figure, then the speed of the particle when it crosses the x-axis. देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ वर्क डन निकालना है। पार्टिकल अभी इस पोजीशन पे है और इस पे ग्रेविटी तो अफेक्ट कर नहीं रही, ठीक है। सो एट दिस पोजीशन यहाँ पे अभी दिस लेंथ विल बी, दिस इज L, दिस इज 60, तो ये कितना होगा L cos 60 विच इज L/2। जब ये पूरा नीचे आ जाएगा तो ये एडिशनल लेंथ कितना हो जाएगा L/2। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है विच इज QE, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा QE, डिस्प्लेसमेंट कितना है L/2 क्योंकि चार्ज पार्टिकल लास्ट में इधर रखा हुआ है Q, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है L/2, तो फोर्स लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम QE मल्टीप्लाई बाय L/2 विच इज इक्वल्स टू हाफ mv²। हाफ से हाफ छमछम, यहाँ से v² कितना आएगा, v कितना आएगा QEL/m का रूट विल बी v। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा QEL/m का रूट विच इज ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रोटॉन ऑफ मास mp हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। प्रोटॉन की जो एनर्जी होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ से बताते हैं। इफ द प्रोटॉन इज मूविंग एट नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड देन द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन फोटोन। तो फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो तो हम निकालते हैं लैम्डा ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू hc/e इक्वल्स टू hc/लैम्डा। अब प्रोटॉन की जो निकालेंगे वो होगी h/√2m काइनेटिक एनर्जी जो उसकी E। दोनों को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। हमें किससे बताना है, द रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रोगली टू लैम्डा ph। तो यहाँ पे हमें लैम्डा p/λph निकालना है, तो लैम्डा p कितना है h/√2me डिवाइड बाय hc/e। h से h छमछम तो ऊपर e जाएगा e/c√2me, एक e से e कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/c√2m/2mp। mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, सो आवर आंसर विल बी 1/c/2mp। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। फोटोन की वेवलेंथ को hc/e से दर्शाते हैं और जो प्रोटॉन होता है उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसने लिखा भी था, आपकी हेल्प भी की थी डी ब्रोगली बोल के। तो डी ब्रोगली में हम यूज करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी। जो प्रोटॉन के पास जो भी एनर्जी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड ऑफ लेंथ a and b whose mass per unit area sigma varies as sigma equal to sigma naught x/ab would be। देखो सेंटर ऑफ मास में पहले तो देखो आप सीधा से दिमाग लगा सकते हो, सिग्मा जो वेरी कर रहा है वो x के साथ कर रहा है, y के साथ नहीं कर रहा है, तो y में सिमेट्री रहेगी तो सेंटर ऑफ मास हमारा b/2 पे आएगा। तो YCM हमारा b/2 होगा, तो हमारे कौन से ऑप्शन रहते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दिस इज कॉल्ड द ऑप्शन मेथड, ठीक है। अब हमारे पास 3 b/2 के बच रहे हैं, तो x में जाएंगे। x में कैसे जाएंगे, यहाँ पे हम x डिस्टेंस पे जाके dx की स्ट्रिप लेंगे जिसकी एरिया कितना होगा छोटा सा, दैट dA विल बी इक्वल टू सिग्मा सॉरी नॉट सिग्मा, dA विल बी इक्वल टू दिस लेंथ इज b और विड्थ इज ddx, तो दैट dm विल बी सिग्मा dA। सिग्मा dA मतलब सिग्मा कितना है, सिग्मा नॉट x/ab एंड dA इज b dx। अब वो फॉर्मूला लगा लेंगे सेंटर मास का, दैट xcm विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइड बाय dm। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x dm कितना रखेंगे, सिग्मा नॉट x/ab मल्टीप्लाई बाय b dx डिवाइड बाय सिग्मा नॉट x/ab मल्टीप्लाई बाय b dx। b से b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल, सिग्मा नॉट कैंसिल,
ये सब मैं अंदर कैंसिल कर रहा हूँ, वैसे तो करते नहीं है, ये कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर निकाल के फिर कैंसिल आउट करेंगे, बट हम मेंस में सब फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एंड एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स डी एक्स, दो अलग अलग इंटीग्रेशन है ये ऊपर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स की पावर 3/3 और लिमिट 0 से a डिवाइड में एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से a, सो आंसर विल बी 2a/3। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2a/3, सो द आंसर विल बी 2a/3 कॉमा b/2 विच इज ऑप्शन 1, ठीक है। यहाँ पे बस अच्छा क्वेश्चन था सेंटर मास का। नेक्स्ट, a thin prism with angle 4 degree made of the glass having refractive index 1.54 is combined with the another prism P made of the glass having refractive index 1.72 to get dispersion without deviation the angle of the prism in degrees। हमने ये पढ़ा हुआ है प्रिज्म के अंदर, विद डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन के लिए नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा 2, तो यहाँ पे μ1 माइनस 1 μ1 minus 1 a1 which is equals to μ2 minus 1 a2, μ1 is equal to 1.54 minus 1 multiplied by angle of prism is 4, 1.72 minus 1 multiplied by a2, so this will be 1.54 minus 4 will be 0.54 multiplied by 4 which is equals to 0.72 multiplied by a2, तो पॉइंट से पॉइंट छम छम, 18 3 जा 18 4 जा, 4 से 4 कैंसल, सो हमारा आंसर क्या आएगा a2 विल बी इक्वल टू 3 डिग्री, तो 3 डिग्री विच इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tiny metallic rectangular sheet has a length and breadth of 5 mm and 2.5 mm respectively using a specially designed screw gauge which has the pitch of 0.75 mm and 15 division in the circular scale, you are asked to find the area of the sheet in this measurement the maximum fractional error। जो एरर होती है हमने एरर में पढ़ा हुआ है, एरिया जो होता है वो कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो डेल्टा a बाय a जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो कितनी होगी डेल्टा l बाय l प्लस डेल्टा b बाय b। जो चेंज हमें डेल्टा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 0.75 डिवाइड बाय 15, तो हमारा जो डेल्टा l और डेल्टा b दोनों बराबर ही हैं क्योंकि लिस्ट काउंट इज कंसिडर एज एरर, वो कितना होगा 0.75 डिवाइड बाय 15 विच इज 0.05, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, कितना आएगा 0.05 डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ कितना, उसका लेंथ कितना 5 mm प्लस 0.05 डिवाइड बाय 2.5, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 5/500 प्लस 5/250 विच इज 15/500, जो कि कितना आएगा 3/100, सो 3/100 विल बी द आंसर। यहाँ पे मैं x/100 बोला है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। नेक्स्ट, the moment of inertia of solid disk rotating about its diameter is 2.5 times the higher the moment of inertia of the ring rotating in the same way। the moment of inertia of the solid sphere which has the same radius as the disk rotating in a similar way is n times higher than the moment of inertia of given ring, here n consider all body have same mass। सबसे पहले तो देखो हमें ये बोला है ये डिस्क है, इसका इस एक्सिस का बताना हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr²/4, रिंग है मास सेम है तो उसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, तो mr²/2। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज 2.5 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr²/4 which is equals to 2.5 m small r²/2 so the value of mr² will be 10, 2.5 से 4 से मल्टीप्लाई 10 टाइम्स ऑफ mr²/2। अब हमें बताना है सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, फॉर द सॉलिड स्फीयर द मोमेंट ऑफ जिसकी रेडियस सेम है डिस्क जैसी, उसका होता है स्फीयर का कितना, सॉलिड स्फीयर विच इज 2/5 mr², द वैल्यू ऑफ mr² इज गिवन, यहाँ रख देंगे हम, तो इसका मल्टीपल ही बताना है mr²/2 का, क्योंकि हमें ये mr²/2 दिया हुआ है ना, तो इसको हम 10x लिख सकते हैं, इसकी जगह रख दो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10x,
10 से 10 कैंसिल 2, तो क्या आएगा आंसर 4x। इसका मतलब ये इसका कितने टाइम्स होगा, जो इनिशियल है x उसका कितना टाइम्स होगा 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना होगा, n विल बी 4। नेक्स्ट, in a measurement it is asked to find the modulus of elasticity per unit torque applied on the system. The measure quantity has dimension of this ma l0 t0, then the ma l b tc, then the value of c. हमें यहाँ पे गिवन है कि ma l b tc ये दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में b की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, b इक्वल टू 3। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, c की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यंग मॉडुलस डिवाइड बाय टॉर्क। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, टॉर्क का होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो एफ से एफ तो हो जाएगा छम छम, तो क्या बनेगा 1 बाय ए इंटू आर। एरिया का होता है L2, लेंथ का भी होता है L1, तो कितना आएगा L3। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू कितनी बनेगा, द मेजर्ड इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, तो दिस विल बी m0 l-3 t0। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आएगी, t की पावर c बोला है, तो यहाँ पे जो c है वो कितना होगा 0 होगा। सो दिस विल बी 0। क्लियर है। वैसे यहाँ पे +3 नहीं -3 होगा, और वो ऑलरेडी पीछे से करेक्शन में आया है। ठीक है। नेक्स्ट, 2 iron disc of negligible thickness have radius r1 and r2 and moment of inertia i1 and i2 respectively. For r2 is 2 equals to r1, the ratio of i1 i2। देखो कभी भी डिस्क उसकी नेग्लेजिबल थिकनेस बोली है तो हम उसको सिग्मा लेके करेंगे। तो हमारा डिस्क का हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2, जिसमें m को हम रखते हैं सिग्मा पाई r² मल्टीप्लाई बाय r²/2। सो आंसर विल बी सिग्मा पाई r⁴/2। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ऐसे केस में r⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। तो i1/i2 विल बी इक्वल्स टू r1/r2⁴ and r2 is 2r1, so this will be 1/2⁴ which is 1/16। so हमारा आंसर 1/x, x कितना होगा 16। ओके। नेक्स्ट, a double slit interference experiment performed with a light of wavelength 600 nanometer forms an interference fringe pattern on a screen with the 10th bright fringe having its center at a distance of 10 mm from the central maximum. The distance of the center 10th bright fringe from the central maximum and the source of light is displaced by another source of light 6 cm। ओके, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि पहले लाइट जो है जब हमने डबल स्लिट में सेंट्रल मैक्सिमा से कितने पे 10 mm पे हमें 10th मैक्सिमा मिल रहा है जब हमने लाइट ली है 600 नैनोमीटर। अब उसी पोजीशन पे पोजीशन बतानी है कि 10th मैक्सिमा कब होगा। इसका मतलब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है y इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है। तो अब हमारा 10th मैक्सिमा n की वैल्यू तो 10 है, n कौन, देखो क्वेश्चन में सेम मैक्सिमा बोला है 10th, तो n सेम है, d में कोई चेंज नहीं किया है तो d सेम है, और स्मॉल d में भी कोई चेंज नहीं किया। चेंज किस में कर रहे हैं हम, लैम्डा में। लैम्डा में चेंज करके y पूछा है। इसका मतलब वी कैन से दैट y बाय लैम्डा इक्वल्स टू n कैपिटल D बाय स्मॉल d विच इज कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट y1 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स टू y2 बाय लैम्डा 2। y1 कितना था हमारा 10, लैम्डा 1 कितना था 600, y2 हमें बताना है, लैम्डा 2 कितना है 660। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे ऐसे 11, तो y2 हमारा कितना आएगा 11। ठीक है। थैंक यू सो मच।